हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके पहले जो हम लेक्चर जो समाप्त किए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में देखे थे। तो आज की लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, वो है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कहते हैं किससे। हम एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन लेते हैं। जैसे देखो, ये हम एक रिएक्शन ले रहे हैं बाबू, और हम इसी रिएक्शन को बोल देते हैं कि ये हमारा जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। चलिए इसी रिएक्शन को मान लेते हैं। हम कोई भी ऑर्डर का जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम जनरल फॉर्म में यही रिएक्शन लेंगे। इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर भी माने थे। ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर भी देखेंगे, और आगे हम सेकेंड ऑर्डर nth ऑर्डर तक का कंसेप्ट देंगे। तो उसमें भी हम इसी तरह के रिएक्शन को यूज करके हम कंसेप्ट तैयार करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, यदि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? जीरो होगा। यदि ऑर्डर जीरो है तो क्या आप इस रिएक्शन के रेट निकाल सकते हैं? आप रेट निकालने के लिए सीखें कि सबसे पहले रेट निकालने में डाला जाता है रेट कांस्टेंट, उसके बाद लिया जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का पावर हम क्या करते हैं, रिएक्शन के ऑर्डर को डालते हैं। तो ये ऑर्डर जीरो है, तो इसलिए इसका पावर क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि किसी चीज का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब R बराबर केवल और केवल क्या हो गया? के। क्या बताइए कि इस रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? नहीं। कंसंट्रेशन ज्यादा लीजिए, कम लीजिए, जो भी लीजिएगा उसका पावर यदि जीरो है तो हर कंसंट्रेशन का वैल्यू का पावर जीरो रखेंगे तो वो वैल्यू क्या देगा? के केवल बराबर होगा। यानी कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। तो आप बताइए कि ऐसे ही रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कहेंगे जिसका की रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो आइए इस चीज को लिखते हैं। The reaction whose rate is independent from the initial concentration of reactant is called zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका हिंदी लिखिएगा आप लोग बाबू। वैसा अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। इसको उतारिए, और इसको उतारने के बाद हम इसकी ग्राफ को देखते हैं कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। बताइए, इधर हम लोग लेते हैं रिएक्शन का रेट और इधर लेते हैं कंसंट्रेशन। बताइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए चाहे घटाइए, हर सांद्रता पर रेट किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। इसका मतलब कि यही हमेशा रेट कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। क्या ये ग्राफ भी तो वही बता रहा है? हम पहले भी बात कर चुके हैं बाबू कि समझने की 3 भाषा होती है। एक बाय लैंग्वेज की भाषा से आप समझिए, दूसरा समीकरण की भाषा समझिए, तीसरा ग्राफ की भाषा से समझिए। ग्राफ भी वही बता रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाइए चाहे कंसंट्रेशन घटाइए, हर सांद्रता पर रेट जो है हमेशा के बराबर है। समीकरण भी वही बता रहा है और लैंग्वेज भी वही बता रहा है। तो यही रिएक्शन हमारा कहलाता है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। आइए हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट ऑफ
रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं R बराबर के R जो होता है वो के क्या होता है, बराबर होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो रेट का यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा, रेट कांस्टेंट का। ये सवाल ऑब्जेक्टिव आता है कि किस ऑर्डर के रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए कौन से ऑर्डर के रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट बराबर होगा। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का जो रेट का यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा, रेट कांस्टेंट का। और जैसा कि आपको मालूम है के का यूनिट क्या होगा, जो रेट का यूनिट होगा। रेट का यूनिट आप पढ़ चुके हैं कि मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। तो यही होगा जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। ये सब यूनिट ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। अब देखिए यहां से इसको मिटाते हैं। अब हम जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए काइनेटिक इक्वेशन, मतलब जब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो फिर उस रिएक्शन के टाइमिंग या किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए। वो कैसे इक्वेशन बनाएंगे आप यहां समझिए। जिस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन बनाए थे, तो आइए हेडिंग डालिए, हेडिंग आप लोग डालिए काइनेटिक इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब शून्य को हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण। तो पहले हम इस रिएक्शन को हम करवाएंगे तब ने उससे इक्वेशन तैयार करेंगे। हम एक रिएक्शन ले लेते हैं और हम इसी रिएक्शन को बोल देते हैं कि यह जो रिएक्शन है हमारा वो जीरो ऑर्डर का क्या है, रिएक्शन। मान लिया जाए लेट, जब टाइम जीरो है, इनिशियल टाइम की बात करते हैं, उस समय इसकी सांद्रता क्या ले लेते हैं, ए, रिएक्टेंट का सांद्रता ए। उस टाइम पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जीरो होगा। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इसकी सांद्रता बचा जाकर के ए माइनस एक्स। इसका मतलब कि उतना टाइम में कितना खर्च हुआ, एक्स, तब ने ए माइनस एक्स घट गया, ए माइनस एक्स बचा। तो एक्स खर्च हुआ तो जितना रिएक्टेंट का खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। आप जितना रुपया खर्च कीजिएगा मार्केट में उतना ही रुपया का आप सामान प्रोडक्ट के रूप में खरीदिएगा। खर्च करेंगे 10 रुपया तो सामान 20 रुपया का कैसे आएगा। क्या 10 रुपया आप दुकान से चोरी कीजिएगा, आप चोरी कीजिएगा तो आपको मालूम है क्या होगा। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है। जितना हम खर्च करेंगे उतना का ही ना प्रोडक्ट तैयार होगा। तो एक्स खर्च हुआ, एक्स का प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब बताइए, अब हम यहां से बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद रिएक्शन के रेट की बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं रेट निकालने के लिए एक रेट कांस्टेंट देंगे और टी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स है, और उसका पावर, कंसंट्रेशन का पावर क्या देते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर कितना है, जीरो। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखे थे तो पावर यहाँ क्या यूज किए थे, 1। आप जानते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब रिएक्शन टाइम में टी का परिवर्तन हो रहा है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन कितना का है, डी एक्स का परिवर्तन है। तो क्या हम रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी बराबर केवल और केवल क्या बचा, के। इसका मतलब dx बराबर के इंटू डी टी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम है कैसे सॉल्व होता है, सेम वेरिएबल सेम साइड कर दिए
दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तब ना ये डिफरेंशियल समीकरण सॉल्व होगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। dx का इंटीग्रेशन पता है x, कांस्टेंट को बाबू बाहर कर दो। dt का इंटीग्रेशन पता है t, एक कांस्टेंट लाते हैं इंटीग्रेटेड कांस्टेंट बाबू, इसको c लिया है। अब इस समीकरण को मान लिए फर्स्ट। बाबू आपको पता है कि इंटीग्रेटेड कांस्टेंट का मान हम बताए थे कि इनिशियल अवस्था से निकालते हैं। तो यहां से चलते हैं फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन से चलते हैं। तो इनिशियल कंडीशन ये कहता है कि जब टाइम 0 होता है तो खर्च भी रिएक्टेंट का कितना होता है, x तो खर्च बता रहा है, कितना होगा 0। अब इसी मान को बाबू हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। x 0 होगा k इंटू 0 प्लस c, तो बाबू c का मान कितना आ जाएगा 0। c का मान कितना आएगा बाबू 0। जब c का मान 0 आ गया तो आप इस वैल्यू को रख दीजिए फॉर्म फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा x बराबर kt प्लस 0। इसका मतलब हो गया बाबू x बराबर क्या बोलेंगे kt, x बराबर क्या बोलेंगे kt। आइए जो समीकरण है इसी को बोलेंगे दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिखाई पड़ रहा? नहीं भी दिखाई पड़ रहा है तो सुनाई पड़ रहा होगा। दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप इसको उतारिएगा। तो यहां से बाबू आया x बराबर kt। क्या हम x कैसे निकाल सकते हैं, खर्च कैसे बता सकते हैं? इनिशियल में बचाए हुआ अमाउंट को घटा देंगे तो खर्च वाला अमाउंट निकल जाएगा। टी टाइम में x खर्च हुआ, x के वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन में घटा देंगे टी टाइम पर वाले सांद्रता, बचा हुआ सांद्रता को यदि घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। नहीं होगा, जैसे आप 100 रुपया लेकर के आए हैं, 100 रुपया लेकर के मार्केट गए हैं, 10 मिनट तक मार्केट किए, अब आपके पास बचा हुआ अमाउंट है 80 रुपये, तो आप 10 मिनट में कितना खर्च किए 20। कैसे? तो शुरू वाले अमाउंट में घटा देंगे 10 मिनट के बाद बचा हुआ अमाउंट, तो क्या हुआ खर्च निकल गया। शुरू में उसका रिएक्टेंट का अमाउंट कितना लिए थे बाबू ए, टी टाइम तक रिएक्शन कराने के बाद जो अमाउंट बचा कितना a माइनस एक्स बचा, तो इस वैल्यू में इस वैल्यू को घटाइएगा तो x आएगा। घटा दीजिए a माइनस ऑफ a माइनस एक्स कितना आएगा a माइनस a प्लस एक्स, a कैंसिल x बचा। a नॉट का मतलब समझ रहे हैं? इनिशियल अवस्था में a का कॉन्सेंट्रेशन, at का मतलब t टाइम पर बचा हुआ a का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हम x को इस तरह से लिख सकते हैं बाबू? हाँ, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जाकर के kt। अब बताइए at का मान निकालेंगे कितना होगा, इसको इधर लाए इसको इधर ले ले, माइनस kt अब प्लस a नॉट, ये हो गया। अब यहां से ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ काफी महत्वपूर्ण ग्राफ है। केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी हम आपको ग्राफ बता रहे हैं, हर ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है। हर ग्राफ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और हर ग्राफ आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए हम यहाँ से एक ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम के बीच में। तो टाइम के अनुसार सांद्रता का मान ये बताए, टी टाइम में बचा हुआ सांद्रता AT, तो हम AT को रखे हैं बाई एक्सिस पर, ये टाइम को रखा गया एक्स एक्सिस पर। आप जानते हैं जिस टर्म को एक्स एक्सिस पर रखते हैं उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट रहता है उसको m देते हैं, जो कि स्लोप बनता है। निगेटिव में है तो माइनस m और ई वैल्यू क्या है c।
तो ये समीकरण दिख गया, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का समीकरण है। और ऐसा समीकरण आप मैथ में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब कि ये ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जहां पे सी क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट, ऑरिजिन से y एक्सिस का दूरी, ऑरिजिन से y एक्सिस का दूरी, यही दूरी को हमने क्या बोल दिया, ए नोट। अब बताइए, अब यहाँ से यदि स्लोप निगेटिव होता है तो इस पॉइंट से ग्राफ डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो ये ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ का यदि स्लोप पूछा जाए तो इस ग्राफ का स्लोप कितना बोलेगा, माइनस के। स्लोप और इसका ग्राफ का नेचर दोनों याद रखना है कि ऐसा ग्राफ जो होगा कंसंट्रेशन और टाइम का, वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए होता है। तो चलिए अब इसको उतारिए। तो ध्यान रखना इस ये सब कंसेप्ट को। अब इसको मिटाते हैं। अब आप यहां देखिए, अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में निकाले थे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 50% समाप्त होने में, आधा समाप्त होने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम को हम कैलकुलेट किए थे। शायद उसका फॉर्मूला बन करके आया था 0.693/K। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें तो आप इसके पहले लेक्चर जो दिया गया उसमें देख लीजिएगा। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी इसका लिखिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। फिर से बोलते हैं, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। अर्ध आयु हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब यहां भी वही बात है कि 50% अभिक्रिया को पूरा होने में जो समय लगता है वो हर रिएक्शन के लिए क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। या अभिकारक का प्रारंभिक अमाउंट का आधा होने में जितना समय लगता है वो समय उसका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, हाफ लाइफ का मतलब सभी जगह यही होता है। तो देखिए बाबू, जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन से, चलिए फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन से यदि हम चलते हैं तो याद है अभी जस्ट बनाए हैं, x बराबर क्या होता है, KT। x आपको मालूम है क्या कहलाता है, x कहलाता है कितना रिएक्टेंट का अमाउंट यूज हुआ। यहां लिख देते हैं, x क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, यानी इतना अमाउंट जो है टी टाइम में अभिकारक का यूज हो गया है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर, कितना प्रोडक्ट का अमाउंट तैयार हुआ वो भी x बताएगा। यानी टी टाइम में कितना प्रोडक्ट बना तो x का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। या टी टाइम में कितना रिएक्टेंट का अमाउंट यूज हुआ, उपयोग हुआ, वो भी कौन बताएगा, x। अच्छा, यदि हम x यूज का अमाउंट दे देते इनिशियल का आधा, तो बता इतना यूज होने का मतलब क्या हुआ, आधा रिएक्शन समाप्त हुआ। और इतना यूज होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोल देते हैं हाफ लाइफ। उस टाइम को क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ। चलिए समीकरण फर्स्ट लेते हैं और इसी वैल्यू को हम फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं। तो x का मान हम a/2 करेंगे तो टाइम जो होगा वो किसके बराबर होगा, टी हाफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बताओ टी हाफ का मान क्या बोलिएगा, a/2 के। टी हाफ का मान क्या बोलेंगे, a/2 के। ये हो गया। क्या बताइए कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, हाँ डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। देखो हम यहां बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। डायरेक्टली का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सांद्रता घटेगा वैसे वैसे उसका आधा होने वाला समय भी होगा, वो समय क्या होगा, घटेगा। क्या हाफ लाइफ यहां तापमान पर निर्भर करेगा, हाँ।
चूंकि रेट कांस्टेंट का उल्टा दिख रहा है और रेट कांस्टेंट तापमान पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन के यदि आप उसके तापमान को बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का मान बढ़ता है, हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। और रेट कांस्टेंट का मान यदि बढ़ेगा, नीचे का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हाफ लाइफ का मान क्या होगा, घटेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का अर्ध आयु जो होता है वो क्या होगा, घटेगा। तापमान बढ़ाया जाए तो रिएक्शन का आधा होने वाला जो समय होता है वो समय क्या होगा, घटता है। अब देखिए इसका मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि हम एक रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेते हैं, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन के लिए। अभी जो भी कंसेप्ट यूज करेंगे वो सब जीरो ऑर्डर के लिए बात करेंगे। अच्छा, यदि 100 से 50 होने में मान लीजिए उस रिएक्शन को 20 मिनट का समय लगता है, तो अब बताओ 50 से 25 होने में कितना समय लगेगा। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर 20 मिनट कैसे होगा, वो तो फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता था, ये तो जीरो ऑर्डर का है। कंसंट्रेशन जितना गुना घट गया उतना गुना हाफ लाइफ भी क्या होगा, घटेगा। पहले सांद्रता 100 था तो इसको आधा होने में 20 मिनट लग रहा था, अब 50 से 25 करना है। अब के लिए कितना है, 50, यहाँ से आधा कर रहे हैं। पहले 100 से आधा किए थे तो 20 लगा, अब 50 से आधा करेंगे तो अब यहाँ पे कितना लगेगा, 10 मिनट। क्योंकि यहाँ जो है कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, सांद्रता घटेगा तो ये भी टाइम घटेगा। उसी तरह से 25 से 12.5 होने में अब यहाँ कितना समय लगेगा, तो इसका आधा समय लगेगा, 5 मिनट। अब यहीं से कंसेप्ट बनाते हैं। मान ले इस इनिशियल अमाउंट को हम बोल देते हैं A1 और A1 को आधा होने वाला जो समय लगता है वो समय को बोल देते हैं T1। इस इनिशियल अमाउंट को A2, आप इसको भी A2 बोल सकते हो, और A2 का आधा होने वाला जो समय लगता है वो समय को बोल देते हैं T2। यदि इसको A2 बोलेंगे तो ये टाइम क्या बन जाएगा, T2। अच्छा बताओ, यहां से A1 बाई A2 का मान निकालो तो 100/50 2। अच्छा, यहां से T1 बाई T2 का मान निकालो तो 20/10 2। क्या दिखा कि जो अनुपात A1 और A2 का होता है वही अनुपात T1 और T2 का होगा। यदि आप इसको A1 और इसको भी A2 लेंगे तो 100/25 4, तो 20/5 4, वही वैल्यू आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन तैयार हो गया। A1/A2 बराबर होता है T1/T2। इस रिलेशन का यूज कैसे करेंगे, किस तरह के सवाल में यूज करेंगे। सवाल ऐसे देगा कि किसी एक इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन दे देगा, तो आपसे बोलेगा कि इस सांद्रता को आधा होने में कितना समय लगेगा। तो A1 को आधा होने वाला समय T1, तो A2 को आधा होने वाला समय T2। यदि T2 पूछेगा तो आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप पहले नोट कीजिए। चलिए आपके बीच एक सवाल दिए हुए हैं, सवाल आप उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप इस सवाल को समझिए। सवाल कहता है, एक एक वर्ड को समझेंगे। द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है अर्ध आयु की बात करते हैं या अर्धकाल की बात किया जाए। कहता है कि ऑफ द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, माने एक कोई निश्चित अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के लिए जो हाफ लाइफ का जो समय है, माने उसको आधा समाप्त होने का जो समय है वो 1 घंटा है। 1 घंटा समय कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 2 मोल पर लीटर। जब रिएक्टेंट, यही ना रिएक्टेंट, इसकी जब प्रारंभिक सांद्रता 2 रहता है तो उस सांद्रता को आधा होने में जो समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो हमसे कहता है
कि हाउ मच टाइम, देखो हाउ मच टाइम, सॉरी टाइम छूट गया, हाउ मच टाइम मतलब कितना समय, डज इट टेक मतलब यह कितना समय लेगा, इट्स कंसंट्रेशन इसका सांद्रता, टू कम फ्रॉम 0.50 से 0.25 मतलब यहां से यहां होने में इस रिएक्शन का जो सांद्रता यहां से यहां होने में ये रिएक्शन कितना समय लेगा, यदि ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कौन ऑर्डर का है, यदि ये रिएक्शन कौन ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है। बोल दिया इफ इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सवाल समझ में आया कि ये एक रिएक्शन है जिसका आधा होने का समय 1 घंटा है, इतना 1 घंटा कब, जब इसकी इनिशियल सांद्रता 2 है, यानी 2 को आधा होने में 1 घंटा समय लगता है, तो इसको आधा होने में कितना समय लगेगा। चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं सवाल, 2 सांद्रता है तो 2 को 1 होने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा का, तो 1 से 0.5 होने में अब कितना समय लगेगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो जैसे जैसे जब सांद्रता आधा होगा तो उसका आधा होने का जो समय होगा वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ जो होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेशन में आता है, जो कि हम इसके पहले समझ चुके हैं। तो 1 से 0.5 होने में यहाँ समय लगेगा इसका आधा, इसका मतलब 0.5 आवर। फिर बताओ इसको फिर 0.25 होने में कितना समय लगेगा, तो 0. इसका आधा 25 आवर। बन तो गया सवाल कि यहां से यहां सांद्रता पहुंचने में कितना समय लगेगा, 0.25 आवर। और आगे आंसर आ गया। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, इस भी नहीं दे रहे, ये जेई का सवाल है, शायद 2006 या 7 के आसपास पूछा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जस्ट रिलेशन पढ़े हैं, दूसरा विधि सेकंड मेथड, अभी जस्ट रिलेशन पढ़े हैं आप लोग, A1/A2 बराबर होता है T1/T2। A1 ले लेंगे 2 घंटा, तो T1 उसके लिए कितना हो जाएगा, 1 घंटा, और A2 किसको, इसको आधा करना है, तो A2 ले लेंगे 0.5, तो इसको आधा होने वाला समय को बोल देते हैं T2, तो ये समय 1 घंटा, T2 को क्या करना, निकालना है, तो यहाँ से आप T2 निकालिएगा बाबू, तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.5/2 करेंगे, तिरछा तिरछी गुना के इसको हल करेंगे तो 0.25 आवर। आप इस रिलेशन का भी यूज किए थे, आंसर आ गया, और ऐसे भी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है, क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पर करवाते हैं, इसको उतारिए। चलिए एक और सवाल इस पर हम करते हैं, सवाल को आप लोग उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है, इस चैप्टर का एक बढ़िया सवाल दे रहे हैं। कहता है इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कहता है द टाइम टेकन, जो समय लिया जाता है वो 75% ऑफ रिएक्शन पी का 75% रिएक्शन के लिए जो समय लिया जाता है वो दुगुना समय लिया जाता है पी के 50% के लिए, यानी जब पी का 50% रिएक्शन को होने के लिए यहाँ पे जितना समय लगता है उसका दुगना समय पी का 75% रिएक्शन को होने के लिए लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन जो होगा फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अब बोले सर आप कैसे बोल सकते हैं, बाबू हम फर्स्ट ऑर्डर में हम ऐसा पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर में हम ऐसा पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसको 75% समाप्त होने में जो समय लगता है वो 50% का दुगना समय लगता है।
तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P 1, भाई इस कंडीशन के अनुसार बोलेंगे ना 1। आगे सवाल कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ Q, और Q का जो सांद्रता है वेरीजेस, जो परिवर्तित हो रहा है रिएक्शन टाइम के अनुसार, वो शोन इन द फिगर में दिख रहा है। Q का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार इस तरह से वेरी कर रहा है। तो बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है? ऐसा ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम का कौन ऑर्डर में पड़े थे? 0 ऑर्डर में पड़े थे। याद कीजिए हम 80 और टाइम का ग्राफ बनाए थे, 80 और टाइम का ग्राफ 0 ऑर्डर देखिएगा, अभी जस्ट हम पढ़े थे इसके पहले। तो सर इस तरह से होता था, ये था इनिशियल कंसंट्रेशन A0, यहाँ क्या QT टाइम का ग्राफ Q0 इनिशियल कंसंट्रेशन Q, और रिएक्शन टाइम के अनुसार इस तरह से वेरी कर रहा है। तो ऐसा कंसंट्रेशन का वेरिएशन क्या बता रहा है कि Q के रिस्पेक्ट में ये जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर का है। तो बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q 0। हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आया, उसको जोड़ दिया जाता है। तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 1 + 0 = 1। तो ये हमारा बना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और भी क्वेश्चन है। अब सर अब क्वेश्चन हम कहाँ से बनाएंगे? तो एक चीज और कीजिए कि हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, उस पर आप हाय हेलो का कुछ मैसेज भेजिए। हम आपके व्हाट्सएप नंबर को अपना ग्रुप में ऐड कर लेंगे और हम इस चैप्टर का पूरी नोट्स जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा, एक दिन आ करके इसका अलग से लेक्चर ले लेंगे जितने भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा। तो चलिए, हम मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 8789204836। अभी तक के जितने भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं, हर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हमारे नोट्स में। तो आप उस नोट्स को यूज करके क्वेश्चन बनाइएगा। दोनों मीडियम में नोट्स है, जो क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा वही क्वेश्चन का हिंदी रहेगा। तो ठीक है, आप फिलहाल पढ़ाई को जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।